हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमेन और रैकशीट पर। आज जो आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, यानी कि 18 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर किसका बना हुआ था। चार ऑप्शन थे। ए धातु का, बी ऑप्शन था पाषाण में से, सी ऑप्शन था लकड़ी से और डी ऑप्शन था मिट्टी से, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाषाण से। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो सॉफ्ट स्टोन होती है उससे बना हुआ था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मोहर जो सील बनाते थे, यह मोहर मखमली पत्थर जो स्टेलाइट से बनाई जाती थी। इसके बाद में जल से पका कर कठोर किया जाता था। मोहरों पर हिंदुस्तानी लिपि और पशु पक्षियों की आकृति उकेरी जाती थी। इन मोहरों का उपयोग मुख्यतः व्यापार, लेन देन और पहचान के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है। चार ऑप्शन थे। ए धनशरा, बी ऑप्शन था पोलाड़ी, सी ऑप्शन था हीराकोट और डी ऑप्शन था पठानीवाड़ा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हीराकोट इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो सबसे पश्चिमी गांव है। इसी को एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। हीराकोट गांव भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत पास स्थित है। यह स्थान भारत के भूगोल में पश्चिम दिशा का अंतिम गांव माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे। ए अजंता गुफाएं, बी ऑप्शन था एलोरा गुफाएं, सी ऑप्शन था भुवनेश्वर गुफाएं और डी ऑप्शन था एलोरा गुफा नंबर 16 है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफाएं। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र अंकित है अजंता की गुफाएं में, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि उड़ती अप्सरा जो फ्लाइंग अप्सरा का चित्र मुगल और बौद्ध कला की शैली का प्रतीक है। यह चित्र महाराष्ट्र की अजंता गुफा मंदिरों में स्थित अजंता की गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, जहाँ यहाँ भित्ति चित्र और मूर्ति कला का अद्भुत संग्रह, जो फ्लाइंग अप्सरा चित्र उड़ती हुई अप्सराओं को दर्शाता है और बौद्ध स्वर्गीय जीवन और पूजा को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब और कैसे भंग कर सकते हैं। चार ऑप्शन थे। ए जब प्रधानमंत्री इच्छा व्यक्त करे, बी ऑप्शन था जब लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता, सी ऑप्शन था प्रधानमंत्री की सलाह पर और डी ऑप्शन था जब वह इच्छा करे, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 85 एक और अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मूल बिंदु है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं। आमतौर पर यह लोकसभा का कार्यकाल 5 साल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने के लिए किया जाता है। यदि सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाक जल डमरू किसको अलग करता है। चार ऑप्शन थे। ए भारत श्रीलंका को, बी ऑप्शन था भारत और म्यांमार को, सी ऑप्शन था भारत और मालदीव्स को और सी डी ऑप्शन था भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट को, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी तट को। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि पाक जल डमरू दक्षिण एशिया में स्थित एक संकीर्ण जल डमरू है। यह भारत में तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट के बीच स्थित है। यह जल डमरू वैतिकल और समुद्री मार्ग के रूप में प्रयोग होता है। इसके दक्षिण में कोलंबो और रमनाथपुरम के बीच का मार्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस थे। ए सतपुड़ा पठार, बी ऑप्शन था मैदा या नर्मदा घाटी का उत्तर भाग, सी ऑप्शन था पश्चिमी घाट और डी ऑप्शन था चंबल घाटी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मैदा या नर्मदा घाटी का उत्तर भाग। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी मध्य भारत में की प्रमुख नदी है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को भूवर्गीय दृष्टि में से मैदा क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः सतपुड़ा पहाड़ों के उत्तर की ओर फैला हुआ है और यहाँ पर मिट्टी की उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था। चार ऑप्शन थे। ए राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन था मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन था राम सिंह गुप्त और डी ऑप्शन था महात्मा गांधी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी,
दादा भाई नौरोजी। इस राम सिंह गुप्ता की जगह इसको आप दादा भाई नौरोजी कर सकते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसको हम दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम राम सिंह गुप्त कहते थे। दादा भाई नौरोजी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि धन निष्कासन सिद्धांत भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आर्थिक आलोचना का प्रमुख सिद्धांत था। इसे दादा भाई नौरोजी ने विकसित किया। सिद्धांत का सार था, ब्रिटिश सरकार भारत से अत्यधिक धन का निष्कासन करती थी। भारतीय उत्पादन और संसाधनों का लाभ ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता था। उससे भारत में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने को श्रद्धा आपका कि ब्रिटिश ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा था? चार ऑप्शन थे। ए प्रांतीय उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन था भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन था लंदन का आदि अधिराज्य न्यायालय, और डी ऑप्शन था कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लंदन का अधिराज्य न्यायालय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहले स्तर पर फैसले सुनाते थे, लेकिन अंतिम अपील का अधिकार लंदन स्थित जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल के पास था। भारतीयों के लिए प्रीवी काउंसिल की सर्वोच्च न्यायालय का काम करता था। यह व्यवस्था 1949 तक रही, जब तक भारत में संविधान लागू और सुप्रीम कोर्ट बनाया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 2 और 3 भारतीय संविधान को किस बहुमत से पारित किया जाता है? चार ऑप्शन थे। ए साधारण बहुमत से, बी ऑप्शन था संसद का विशेष बहुमत, सी ऑप्शन था 2/3 बहुमत सभी सदनों में, और डी ऑप्शन था राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक नहीं, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, संसद का विशेष बहुमत आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो 2 है वह नए राज्यों की को संघ में शामिल करना, और अनुच्छेद 3 है किसी राज्य का विभाजन, नाम बदलना या नया राज्य बनाना, यह अनुच्छेद 3 में आता है। इन अनुच्छेदों के तहत प्रस्ताव संसद में पेश होता है और इसे पारित करने के लिए आवश्यक संसद में कुल सदस्यत्व का 2/3 बहुमत नहीं, बल्कि विशेष बहुमत बराबर जो होता है वह संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की अधिक संख्या प्लस कुल सदस्य संख्या का आधा राज्यों की विधानसभाओं की सलाह अनिवार्य। केवल अनुच्छेद 3 में यह विधि सुनिश्चित करती है कि राज्यों के संगठन से जुड़े फैसले में पर्याप्त समर्थन हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मोरमुगाओ बंदरगाह किस तट पर स्थित है? चार ऑप्शन थे। ए पूर्वी तट, बी ऑप्शन था पश्चिमी तट, सी ऑप्शन था दक्षिणी तट, और डी ऑप्शन था उत्तर तट, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि मोर मुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है, इसलिए यह पश्चिमी तट का बंदरगाह है। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। मुख्यतः खनिज माल और कार्गो परिवहन के लिए प्रयोग होता है। यह भारत के पश्चिमी तट के गहरे पानी वाले समुद्र बंदरगाहों में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन थे। ए 1688, बी ऑप्शन 1726, सी ऑप्शन था 1876, और डी ऑप्शन था 1901, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1876 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। कोलकाता नगर निगम की स्थापना 1876 में हुई थी। इससे पहले 1784 में कलकत्ता में नगर प्रशासन के लिए बोर्ड बनाया गया था, लेकिन 1876 में पूर्ण निगमात्मक संचालन स्थापित हुई। यह नगर निगम कोलकाता शहर की नागरिक सेवाओं और शहरी प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चार ऑप्शन थे। ए प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन था राष्ट्रपति, सी ऑप्शन संसद, और डी ऑप्शन था उच्च न्यायालय, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, संसद पार्लियामेंट आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में परिसीमन प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। इससे इसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 और 342 के तहत आयोजित किया जाता है। परिसीमन आयोग या कैंसस कमिश्नर संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करता है कि रिपोर्ट देना। इसका इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और भाषाई आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एम एस वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन थे। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, सी कंट्रोल प्लस पी, और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं
कि कंट्रोल प्लस एस का उपयोग मौजूदा दस्तावेज को सेव करने के लिए किया जाता है, और जो अन्य शॉर्टकट की हैं जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। यह शॉर्टकट वर्ड के सभी संस्करणों को समान रहता है, चाहे वे एमएस वर्ड 365 हो या कोई और पुराना संस्करण। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 14 से 2023-24 तक भारत में गरीबी की कितनी कमी आई है? ऑप्शन से ए लगभग 5% की कमी, बी ऑप्शन था 10% की कमी, सी ऑप्शन था 17.9% की कमी और डी ऑप्शन था लगभग 25% की कमी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 17.9% की कमी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक में गिरावट देखी गई है। 2013-14 में एमपीआई लगभग 29.17% थी, जबकि 2022-23 में यह घटकर 11.28 हो गई है। यह करीब 17.899% कमी आंकड़ों की कमी को दर्शाता है। यह अवधि में लगभग 24.82 करोड़ लोगों की बहुआयामी गरीबी में से उभर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? चार ऑप्शन थे, ए अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन था एलोरा गुफाएं, सी ऑप्शन था एलोरा गुफा नंबर 16 और डी ऑप्शन था भुवनेश्वर गुफाएं, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एलोरा गुफा नंबर 16 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह त्रिमूर्ति का संबंध है एलोरा गुफा नंबर 16 से, और जो उड़ती अप्सरा का संबंध था वह था अजंता की गुफाओं से। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव का संयुक्त रूप है। यह एलोरा गुफा नंबर 16 में शिव के भव्य मंदिर में स्थित है। एलोरा गुफा प्राचीन गुफा मंदिर और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति की मूर्ति भारतीय हिंदू शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि 2025 में भारत में कितने प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? ऑप्शन थे ए 30%, बी ऑप्शन था 35 से 37%, सी ऑप्शन था 45% और डी ऑप्शन था 50%, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 35 से 37% आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नागरिक नागरिक नागरीय आबादी 2024 की जनगणना के अनुमान के अनुसार लगभग 35 से 37% तक पहुंचने की संभावना है। यह दर्शाता है कि भारत में तेजी से शहरीकरण की दिशा में अग्रसर है। ग्रामीण में से शहरों की ओर पलायन जारी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सीरम के द्वारा किस बीमारी का पता चलता है? चार ऑप्शन थे, ए डेंगू, बी ऑप्शन था खसरा, सी ऑप्शन था पोलियो और डी ऑप्शन था चिकन पॉक्स, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए डेंगू आपका एकदम करेक्ट आंसर था। सीरम के द्वारा डेंगू की बीमारी का पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा, इसी को एक्सप्लेन किया हमने कि सीरम रक्त का वह तरल भाग हो जिसमें कोई भी कोशिकाएं नहीं होती। रक्त में इस भाग में एंटीबॉडी या रोग जनकों के संकेत देखे जाते हैं। डेंगू, हैजा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का सीरोलॉजिक टेस्ट सीरम के माध्यम से किया जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।